सभी स्टूडेंट का आज की क्लास में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे ईपीसी वाली जो आपकी डायरी होती है बीएड फर्स्ट ईयर वालों की ईपीसी की जो डायरी है नाटक एवं कला वाली डायरी है, तो इसको हमको कैसे भरना है, इसमें क्या क्या लिखना है एवं कितने चित्र बनाने हैं, तो ये सब आज हम इस डायरी में देखेंगे, है ना। तो ईपीसी की जो डायरी है इसमें तो सबसे पहले मैंने इसमें देखो टॉपिक लिया है संगीत। तो इसमें जो मैंने जो मुझे इसमें लिखना है वो मैंने पहले ब्लैक पेन से लिख दिया है कि संगीत से आप क्या समझते हैं तथा संगीत की विशेषताएं और आवश्यकताएं एवं महत्व, संगीत के प्रकार लिखने और कोई 3 सांगीतिक वाद्य यंत्रों का सचित्र वर्णन करो। मैंने यहाँ 3 लिखा है, वैसे हम कितने भी संगीत के वाद्य यंत्रों का वर्णन कर सकते हैं। इसके बाद है संगीत, यानी संगीत हम किसे कहते हैं। तो जो संगीत है वो है देखो संगीत शब्द गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर बना है, यानी जो संगीत शब्द है वो गीत इसका मुख्य शब्द है और इसमें हमने सम उपसर्ग लगाकर बनाया। सम यानी सहित और गीत यानी गान, अर्थात गान सहित अंगभूत क्रियाओं व वादन के साथ किया हुआ कार्य संगीत कहलाता है। और ये देखो ये पंक्तियां, गीत वाद नृत्य च त्रयम संगीत मुच्यते, नृत्य वादन प्रोक्त वाद गीतानुवृत्ति चाहिए, ये सब आपको लिख देना है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आगे है अर्थात गायन वादन एवं नृत्य इन तीनों कलाओं के मेल को संगीत कहते हैं। यानी संगीत किसे कहते हैं, गायन वादन एवं नृत्य जो तीनों कलाओं का मेल होता है उसको हम संगीत कहते हैं। इनमें नृत्य वादन के अधीन है एवं वादन गायन के अधीन है। एक दूसरे के अधीन होते हुए भी इन तीनों की सांगीतिक कलाओं का क्षेत्र एक दूसरे से पृथक एवं स्वतंत्र है, क्योंकि गायन अपने हृदय की भावनाओं को गायन द्वारा, वादक वादन द्वारा एवं नर्तक नृत्य द्वारा प्रदर्शित करता है। अर्थात संगीत कलाकारों के हाव भाव आदि को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, गायन गीत के द्वारा, वादक वादन के द्वारा और नर्तक नृत्य के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, इससे आगे हम देखेंगे संगीत की विशेषताएं, यानी जो हम संगीत है उसकी हमको क्या क्या विशेषताएं लिखनी है इस डायरी में, ना। तो दूसरा पॉइंट आपको लिखना है संगीत की विशेषताएं। तो इसमें संगीत को मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मानव जीवन के विभिन्न स्तरों पर संगीत को अनेक विशेषताएं परिलक्षित होती हैं जो इस प्रकार, यानी संगीत को जो निम्नलिखित विशेषताएं वो ये सब लिखी हुई। तो पहली विशेषता है संगीत द्वारा मनुष्य को प्रसन्नता प्राप्त होती है, यानी मनुष्य है वो प्रसन्नता महसूस करने लगता है। जनसाधारण संगीत की प्रमुख विशेषता मनोरंजन करना है, जैसे त्योहारों में नाच गान, है ना। तो दूसरा है संगीत मनुष्य को प्रेरणा शक्ति प्रदान करती है। संगीत से ही राष्ट्रीय गीत से देशभक्ति की भावना विकसित की जाती है, यानी जो राष्ट्रीय गीत होता है वो भी हमारा किस में आता है, संगीत में ही आता है, और इसी से देशभक्ति की भावना जागृत होती है। तो आपका चौथा पॉइंट है संगीत द्वारा अस्वस्थ मन को स्वस्थ किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति थका हारा आता है तो वो क्या है, गाने सुनने लगता है, तो यानी संगीत से उसका जो अस्वस्थ मन होता है, थकावट होती है, वो स्वस्थ हो जाता है, यानी अच्छा महसूस करने लगता है। पांचवा है संगीत सामाजिक धार्मिक त्योहारों को सुखद बनाता है। वातावरण भी संगीत से ही मंगलमय होता है, यानी जो संगीत है वो धार्मिक त्योहारों को भी सुखद बनाता है और जो संपूर्ण वातावरण है वो भी संगीत से ही मंगलमय होता है, यानी संगीत में धार्मिकता में भी संगीत का महत्व है। तो छठा पॉइंट है आपका संगीत बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, यानी संगीत है वो ही बालक का सर्वांगीण विकास करता है। फिर है विभिन्न प्रकार के लोगों में एकता का भाव विकसित करने की क्षमता भी संगीत में होती है। किसी भी अभिव्यक्ति को सुंदर बनाने में संगीत का सहारा लिया जाता है, यानी कोई भी अभिव्यक्ति होती है तो उसको सुंदर बनाने के लिए हम संगीत का सहारा लेते हैं। फिर है जैसे विज्ञापन आदि का ध्यानपूर्वक ध्यानाकर्षण करने के लिए संगीत अत्यंत उपयुक्त माध्यम है ना। संगीत की उत्पत्ति परम स्वयंभू या अनाथनाथ से मानी जाती है, इसलिए इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसे परम सत्य का रूप माना जाता है। इसके बाद आपको अपनी डायरी में अगला पॉइंट लिखना है संगीत कला की आवश्यकता एवं महत्व, यानी हमको संगीत की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी इसका क्या महत्व है जो हमको इसकी आवश्यकता पड़ी। तो आपको लिखना है गायन वादन नृत्य इन तीनों के समन्वित रूप को संगीत कहते हैं। ये परिभाषा पहले भी आई है, गायन वादन एवं नृत्य इन तीनों का जो रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं, संगीत कहते हैं। संगीत हमें भाषा साहित्य दर्शन धार्मिक चेतन छंद शास्त्र अलंकार शास्त्र आदि का ज्ञान संगीत की रचनाओं के माध्यम से परोक्ष रूप से कराता है। संगीत में गंधर्व तत्व
में केवल संगीत शास्त्र में सप्तक, ध्वनि का रूप, लय, गामक एवं विविध वाद्यों का निर्माण जैसे विषयों का अध्ययन निहित नहीं है, अपितु इसके अंतर्गत सौंदर्यानुभूति, विविध संगीत शैलियाँ, किसी देश के संगीत पर जलवायु का प्रभाव, जैविक, ध्वनि शास्त्र आदि विषयों का भी अध्ययन किया जाता है। संगीत कला एवं संस्कृत का वाहक है। कला के साथ ही यह बौद्धिक, संवेगात्मक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का पोषक भी है। संगीत तनाव की दूर करता है, मस्तिष्क को ताजगी देता है तथा विद्यार्थियों में आत्माभिव्यक्ति व विचारों के आदान प्रदान करने की योग्यता का विकास करता है। संगीत से मनुष्य के संवेगात्मक, शारीरिक, मानसिक पक्षों का विकास होता है। तो ये आपको लिख देना है संगीत कला की आवश्यकता एवं महत्व में। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आएगा संगीत के प्रकार, यानी संगीत है वो कितने प्रकार का होता है। तो भारतीय संगीत है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत, है ना। तो भारतीय संगीत मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 है शास्त्रीय संगीत, नंबर 2 है भाव संगीत। अगला पॉइंट है आपका, देखो पहले नंबर की हेडिंग है आपकी शास्त्रीय संगीत, यानी शास्त्रीय संगीत किसे कहते हैं। तो ये है, देखो शास्त्रीय संगीत उसे कहते हैं जिसमें नियमित शास्त्र होता है तथा जिसमें कुछ विशिष्ट नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। उदाहरणार्थ, शास्त्रीय संगीत में राग के नियमों का पालन करना पड़ता है, न करने से राग हानि होती है। इसके अतिरिक्त लय, ताल की सीमा में रहना पड़ता है। किस प्रकार के गीत हम गा रहे हैं उसका निर्वाह भी उसी प्रकार से होना चाहिए, इत्यादि बातें सम्मिलित। और यानी जो आपका शास्त्रीय संगीत है इसमें लय, गति, तुक आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसा गीत होता है वो उसी ध्वनि के अनुसार गाया जाता है। इसके बाद आपका अगला है भाव संगीत, ठीक है ना। तो जो भाव संगीत है वो देखो, भाव संगीत में शास्त्रीय संगीत के समान न कोई बंधन होता है और न उसका नियमित शास्त्रीय होता है। भाव संगीत का मुख्य एकमात्र उद्देश्य कानों को अच्छा लगना है, अतः उसमें कोई बंधन नहीं रहता। चाहे कोई भी स्वर प्रयोग किया जाए, चाहे जिस ताल में गाया जाए, वह आलाप, तान, सरगम आदि कुछ भी प्रयोग किया जाए अथवा न प्रयोग किया जाए, भाव संगीत का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन है। मनोरंजन के लिए ही कहीं शास्त्रीय संगीत का सहारा लिया जाता है। भाव संगीत को सुगम संगीत भी कहते हैं, यानी भाव संगीत है ना वो आपका मनोरंजन का साधन है। इसके बाद हम आपके अगले पॉइंट पे आएंगे। देखो, भाव संगीत को मुख्य 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी जो भाव संगीत है उसके 3 प्रकार हैं। नंबर 1 चित्रपट संगीत, नंबर 2 लोकगीत, नंबर 3 भजन गीत। तो आपका है चित्रपट संगीत, यानी जो चित्रपट संगीत है उसमें देखो क्या लिखना है, व्यापक अर्थ में जिस किसी गीत या प्रयोग चित्रपट सिनेमा में हुआ हो उसे चित्रपट संगीत कहते हैं। चित्रपट संगीत या सिनेमा संगीत कहते हैं। बैजू बावरा का आज गावत मन मेरो तथा झनक झनक पायल बाजी का गिरधर गोपाल, दोनों की शैली शास्त्रीय संगीत होते हुए भी ये चित्रपट गीत हैं, क्योंकि इनका प्रयोग चित्रपट में हो चुका है। चित्रपट संगीत या साधारण फिल्मी गीतों की कुछ निजी विशेषताएं होती हैं जो कि इस प्रकार हैं, जैसे कि सा रे ग म प। तो सा का मतलब है भावानुकूल गीत और आकर्षक रचना, रे विभिन्न भागों का प्रयोग, ग श्रृंगार रस के हृदय स्पर्शी शब्द, म सुरीले एवं आकर्षक कंठों के द्वारा गाया जाने वाला, है ना। जी कहें सारे ग म प ध्वनिबद्ध रिकॉर्ड करने से पूर्व ठीक प्रकार से जांचना है, सारे ग म प। ये आपको इसमें लिखना है चित्रपट संगीत में, ठीक है। ये वाला पेज है आपको डायरी में ऐसे ही लिख देना है, साफ साफ, है ना। ये शास्त्रीय संगीत, भाव संगीत, चित्र। अब हम चलते हैं अगले पेज की तरफ। तो ये है आपका, इसके बाद इसको देखो 3 भागों में बांटा था ना हमने, चित्रपट संगीत, लोकगीत और भजन गीत। तो आपका दूसरा है लोकगीत, भाव संगीत का दूसरा। तो ये है, यह ग्रामीणों का गीत है। इन गीतों में सैकड़ों वर्षों से चले आए रीति रिवाजों की झांकी मिलती है। इसके अंतर्गत शादी के गीत, विभिन्न संस्कारों पर गाए जाने वाले गीत, चैती, कचरी, आल्हा, विरह, ये क्या लिखा है, शिलाऊ, मैया, भटियाली, माझी आदि लोकगीत आते हैं। इनका स्वरूप सरल भाव को छूते हुए कुछ स्वरों के अंदर सीमित तथा लय प्रधान होते हैं। इन गीतों को सुनते ही साधारण व्यक्ति ताली देने लगते हैं, इसलिए लोक गीतों के साथ ढोलक बजाए जाते हैं। यानी जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें ये लोक गीतों का प्रचलन होता है, जो पुराने समय से शादी ब्याह के अवसर पर आदि में, शादी पार्टियों में गाए जाते हैं। फिर है आपका भजन गीत, है ना।
तो इसमें शास्त्रीय संगीत की तरह बंधन नहीं रहता। जिन गीतों में ईश्वर का गुणगान या प्रार्थना की जाती है उन्हें भजन, या जिन कविताओं को स्वर तालबद्ध करके गाती हैं उन्हें गीत कहते हैं। राग ताल नियमों की से स्वतंत्र एवं आकर्षक रचनाएं, भावानुकूल शब्दों द्वारा गीत रचना आदि इनकी विशेषताएं होती हैं। अधिकतर ये दादरा एवं कहरवा ताल में होती हैं। इनमें से और चित्रपट गीतों में मुख्य अंतर यह है कि इनकी तुलना में चित्रपट गीतों की रचना बहुत चलती फिरती और शब्द शास्त्रीय ढंग की होते हैं। यानी भजन गीत हैं ये भगवान वगैरह भक्ति वगैरह से संबंधित होते हैं, लेकिन जो चित्रपट हैं वो फिल्मी दुनिया से संबंधित हैं। तो इनकी तुलना में जो फिल्मी दुनिया है वो गीत ज़्यादा चलते हैं। तो भजन गीत वाला ये आपको ऐसे ही लिख देना है। इसके बाद है संगीत के रूप। प्रत्येक कला के मुख्य दो रूप होते हैं, क्रिया और शास्त्र। क्रिया के अंतर्गत उसकी साधना विधि और शास्त्र के अंतर्गत उसका इतिहास और पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या आदि आती है। इसी प्रकार संगीत के भी दो रूप हैं। तो संगीत है उसके बच्चों हमारे दो रूप हैं। तो पहला है आपका क्रियात्मक रूप, दूसरा है शास्त्र पश्च। तो आपका क्रियात्मक रूप है उसका है संगीत का क्रियात्मक रूप वह होता है जिसे हम कानों द्वारा सुनते हैं अथवा नेत्रों द्वारा देखते हैं। दूसरे शब्दों में क्रियात्मक संगीत में गाना बजाना और नाचना आता है। गायन और वादन को हम सुनते हैं और नृत्य को देखते हैं। क्रियात्मक रूप में राग गीत के प्रकार आलाप तान सरगम झाला रेला टुकड़ा आमद गत मीड़ आदि की साधना आती है। संगीत के यह पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी इसको भी आपको डायरी में ऐसे ही नोट कर देना है क्रियात्मक रूप को। ठीक है, जो चैनल पे अभी नए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी डायरी आपकी अधूरी रह गई है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सी डायरी आपकी बनवानी है। ठीक है, बिल्कुल सरल और सटीक तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने बीएड वाले सभी दोस्तों के पास ईपीसी वाली नाटक एवं कला वाली डायरी के लिए, जिसको भी ज़रूरत है। मतलब बीएड की सारी डायरी मैं बनवाऊंगी इस चैनल पर। तो आपका है शास्त्र पक्ष, अगला पॉइंट है ना। तो शास्त्र पक्ष में संगीत संबंधी विषयों का अध्ययन करते हैं। इसके दो प्रकार हैं, क्रियात्मक शास्त्र और शुद्ध शास्त्र, है ना। तो क्रियात्मक शास्त्र में क्रियात्मक संगीत का अध्ययन किया जाता है, जैसे रागों का परिचय, गीत की स्वर लिपि लिखना, तान अलाप, मिलते जुलते रागों की तुलना, टुकड़ा रेला आदि शास्त्र से क्रियात्मक संगीत को बड़ी सहायता मिलती है। ठीक है, क्रियात्मक शास्त्र। और दूसरा है शुद्ध शास्त्र। शुद्ध शास्त्र में संगीत नाद जाति आरोह अवरोह स्वर लय मारू ताल आदि की परिभाषा तथा संगीत के इतिहास का आदि का अध्ययन आता है। फिर है आपका संगीत पद्धतियाँ, यानी संगीत पद्धतियाँ हैं वो कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं। तो पहली है आपकी संगीत पद्धति को दो भागों में बांटा गया है, जिन्हें संगीत की पद्धति भी कहते हैं। उनके नाम है उत्तरी अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धतियाँ अथवा दक्षिणी अथवा कर्नाटक संगीत पद्धतियाँ। संगीत पद्धतियाँ दो प्रकार की निम्नलिखित हैं। संगीत पद्धति दो प्रकार की होती हैं। तो ये है आपकी पहली उत्तरी संगीत पद्धति, दूसरी दक्षिणी संगीत पद्धति। तो उत्तरी संगीत पद्धति है। उत्तरी संगीत पद्धति को हिंदुस्तान संगीत पद्धति भी कहते हैं। यह पद्धति उत्तरी हिंदुस्तान में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर तथा महाराष्ट्र प्रांतों में प्रचलित है। दूसरी है दक्षिणी संगीत पद्धति। तो दक्षिणी संगीत पद्धति को कर्नाटक संगीत पद्धति भी कहते हैं। यह तमिलनाडु, मैसूर, आंध्र प्रदेश आदि दक्षिण के प्रदेशों में प्रचलित है। ये दोनों पद्धतियाँ अलग होते हुए भी इनमें बहुत कुछ समानताएं परिलक्षित होती हैं। उत्तरी संगीत पद्धति और दक्षिणी संगीत पद्धति, इनको नोट कर लेना है आपको। फिर है सांगीतिक वाद्ययंत्र। सांगीतिक वाद्ययंत्र निम्नलिखित हैं। तो पहला है आपका डमरू। तो शिव का प्रिय वाद्य डमरू है। एक हाथ में लेकर जब शिव तांडव नृत्य करते हैं तो डमरू को की धागों में लिपटी टिकली से सारा ब्रह्मांड गुंजायमान हो जाता है और शिव के नृत्य से समस्त सृष्टि विकराल एवं भयावह हो जाती है। इसके बाद डमरू है, ये देखो बच्चों मैंने डमरू बनाया है। मुझे चित्र ज़्यादा सही बनाने नहीं आते, तो आप अच्छे से पेंसिल वगैरह की सहायता से बढ़िया ये चित्र बना सकते हो, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा लिख के डमरू का जैसा आप आता हो वैसा कोई ये वो नहीं है। तो फिर है आपका ढोलक। यह आम, बीजा, शीशम और नीम की लकड़ी से बनती है। लकड़ी को पोला खोखला करके दोनों मुखों पर बकरी की खाल डोरियों से फंसी रहती है। डोरी में छल्ले रहती हैं जो ढोलक का स्वर मिलाने का काम करते हैं। यह एक प्रमुख लयवाद है। ढोलक पर बजने वाली ताल कहरवा, दादरा एवं
दीपचंदी आदि हैं। ऊपर भारत में लोक गीतों में या किसी भी त्योहार में बजाया जाने वाला यह वाद्य यंत्र अत्यंत प्रचलित है, विशेषकर महिलाओं के लिए। शादी हो या बच्चों का जन्म या कोई तीज त्योहार, इसकी थाप के बिना सब अधूरा है। यानी ढोलक तो ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरों में भी देखा होगा, शादी हो, बर्थडे हो, किसी का जन्मदिन हो, कुछ भी हो तो ढोलक के बिना भजन कीर्तन कुछ भी नहीं किया जाता। यानी बहुत प्रमुख वाद्य यंत्र है ये ढोलक, तो इसको आपको लिख लेना है। तो ये ढोलक का चित्र है बच्चों, जैसा आपको आए वैसा आप अपनी नोटबुक मतलब डायरी में बना सकते हैं। फिर ये है तबला। दायां और बायां तबले की जोड़ी मिट्टी, तावा तथा एल्यूमिनियम की बनी होती है। दोनों के मध्य चाटी काला टीका चमड़े पर मड़ा हुआ होता है। भारतीय संगीत में तबले की संगीत अति आवश्यक है। तो ये तबला है ना, इसको लिख के आपको ये चित्र बनाने हैं। तो ये सब आपको लिख लेना है और ये सारे चित्र बना देने हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका बच्चों अगला पॉइंट नगाड़ा, है ना। तो नगाड़ा क्या है, देखो समान प्रकार के दो लोहे के बड़े कटोरे जिनका ऊपरी भाग भैंस की खाल से मड़ा होता है, इसको नगाड़ा, नक्कारा और नगाड़ा कहा जाता है। यह भी नौबत की शक्ल का होता है। प्राचीन काल में घोड़े, हाथी, ऊंट पर रखकर राजा की सवारी के आगे बजाया जाता है। मुख्य रूप से मंदिरों में बजने वाला भाग है। इस पर लकड़ी दो डंडों से आघात करके ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वादन होने पर ये एक निश्चित लय का अनुभूति को प्रदर्शित करता है। फिर है आपका ये नगाड़ा है, इसको नोट करके फिर आपकी अगली हेडिंग है चंग। तो जो एक लकड़ी का गोल घेरा जो भेड़ या बकरी की खाल से मढ़ा जाता है, एक हाथ में घेरे को पकड़ा जाता है अर्थात चंग को बाएं हाथ में उठाकर हथेली पर जमा लिया जाता है और दूसरे हाथ से बजाया जाता है। चंग का ही भाग है। थामने वाली हाथ का प्रयोग वादन में होता है। एक हाथ से घेरे के किनारे पर तथा दूसरे हाथ के मध्य में भाग में आघात किया जाता है। इस भाग को सामान्यतः टेलीकोत्सव पर बजाया जाता है। टेलीकोत्सव पर होलिकोत्सव है, ये होलिकोत्सव पर बजाया जाता है चंग, ठीक है। नगाड़ा चंग। फिर है ढपली। चंग के छोटे स्वरूप को ढपली या ढपली कहते हैं। ढपली को बाएं हाथ में उठाकर दाएं हाथ की थाप द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है रावण हत्ता, ये आपका अगला वाद है। यह बापूजी की कथावाचक नायक जाति द्वारा बजाया जाता है। नारियल के खोल से तबली तथा बांस की लकड़ी से डांड बनती है। छोटी सी तबली खाल से मढ़ी जाती है। रावण हत्ते के दो मोड़ों पर घोड़े की पूंछ के बाल व 10 मोड़ियों पर लोटे व पीतल के तार लगे होते हैं। घुंघरूदार गज से बजाया जाता है। मुख्य रूप से बाबूजी की लोक कथा गाने वाले नायक भीलों का बाल है। इस पर पड़े या वीर पुरुषों की कहानियाँ गाई जाती हैं। यानी रावण हत्ता है ना, इसको आप नोट कर सकते हो आराम से अपनी डायरी में। इसके बाद है आपका तानपुरा, है ना। तो तंबूरा अथवा तानपुरा भारतीय संगीत का सबसे अधिक प्रचलित तथा महत्वपूर्ण भाग है। सोटा, किचरी, ब्रह्म, वीणा इत्यादि वक्त तानपुरे की जाति अथवा श्रेणी के अन्य भाग हैं, परंतु इन सब में तानपुरे का स्थान सर्वोच्च है। कुछ संगीत तानपुरे के तारों को बांस के छोटे से टुकड़े या कांच को गांठ के दबाकर इस भाग में राग का सांगोपांग भी कर सकते हैं। दक्षिण भारत में नारियल के टुकड़े में तानपुरे के तारों को दबाकर उसे बीड़ा के समान भी बजाया जाता था। यानी तानपुरा भी आप नोट कर सकते हो आराम से। इसके बाद आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपकी सारी डायरियाँ मैं बनवा दूँगी। जो डायरी नहीं बनी है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। बस चित्रों पे ध्यान ना दें, चित्र आप खुद बनाएं बच्चों, है ना। तो तानपुरे की इस रूपका को दक्षिण में कोंटू बांध अथवा बाल सरस्वती कहा जाता है। कोंटू शब्द की अर्थ चलायमान पर्दे हैं। तानपुरे का एक अन्य प्रकार ब्रह्म वीणा कहलाता है। यह एक बड़े संदूक जैसा दिखाई पड़ता है। इसमें तुम्बी का अभाव होता है। स्वर सोटा और किन्नरी तानपुरे के अन्य प्रकार हैं। स्वर सोटा खोखले बांस का बना होता है। इसमें प्राय तुम्बी नहीं होती, परंतु तानपुरे की तरह 4 तार अवश्य होते हैं। तो ये चित्र मुझे आया नहीं है, वैसे आप अच्छे से बना लेना देख। फिर है आपका वायलन, अगला टॉपिक है वायलन, है ना। तो ये है, देखो ठोड़ी के नीचे रखकर बाएं हाथ से पकड़ा जाता है तथा दाहिने हाथ से गज की सहायता से बजाया जाता है। कर्नाटक संगीत में वायलन का अधिक प्रचलन है, अत्यधिक तो ये देखो वायलन का चित्र। इसके बाद इसराज, तो इसराज भी गज की सहायता से बजाया जाता है। ये है आपका बच्चों वायलन हो गया। इसके बाद है इसराज। इसराज भी गज
की सहायता से बजाया जाता है, विशेषकर महिलाओं के नृत्य में इसे बजाया जाता है ना। इसके बाद है आपका किन्नरी। किन्नरी भारत का बहुत ही प्राचीन भाग है कि स्वर्ग के किन्नरों द्वारा इसका आविष्कार हुआ है और उन्हीं के नाम पर इस वाद्य का नाम किन्नरी प्रचलित हुआ है। आजकल इस वाद्य का प्रयोग मुख्यतः भिखारियों द्वारा ही होता है। यह वाद्य बांस का बना होता है। बांस की यह नली 3 तुम्बियों से जुड़ी होती है। इस वाद्य में 2 अथवा कमी 3 तार होते हैं। किन्नरी जैसा ही एक वाद्य दक्षिण भारत में भी होता है, वहाँ इसे घने का कहा जाता है। तो ये किन्नरी है, इसको आप नोट कर लो आराम से। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। फिर है आपका सितार, है ना। 7 तारों से निर्मित 2 तुम्बे के तंत्रवाद को सितार कहते हैं। इसे मिजराब से बजाया जाता है। इसके मुख्य वादक पंडित रविशंकर, विलायत का अनुष्का शंकर है, ठीक है। फिर है आपका एक तारा, है ना। यह वाद्य प्राय साधु संतों के हाथों में देखा जा सकता है। इसका प्रयोग इनके द्वारा भजन के समय किया जाता है। चुपटी एवं गोला के मध्य भाग में छेद करके उनमें लगभग 3 फुट लंबा बांस का डंडा लगा रहता है। बांस के डंडे के ऊपरी भाग से 2 इंच छोड़कर नीचे की ओर एक खूंटी लगी रहती है। खाल के मध्य भाग में लगी घोड़ी के ऊपर से एक तारा निकलता है जो डंडे के ऊपरी सिरे पर लगी खूंटी में क्या कसा जाता है। उंगलियों द्वारा आघात करने पर इसका वादन होता है। तो ये एक तारा लिख देना है आपको, है ना। फिर ये है अवनाद वाद्य, है ना। तो देखो, काष्ठ एवं मिट्टी के बने खोल में जब चमड़ा तथा चांटी चढ़ाकर वाद्य यंत्रों का निर्माण किया जाता है तो उन्हें घनवाद्य कहते हैं। जैसे मृदंग, पखावज, तबला, डमरू, ढोलक आदि यंत्रों का आविष्कार पेड़ों तथा स्मृतियों के पुरातन युग में ही हुआ था। देव एवं देवों उनके निर्धारित यंत्रों के बिना पहचाने ही नहीं जा सकते। कृष्ण बिना मुरली के, ब्रह्मा मृदंग के, सरस्वती वीणा के, शिव डमरू के, इन देव शक्तियों की प्रतिमा इनके अभाव में अपूर्ण है। तो ये अवनद वाद्य है ना, अवनाद। इसके बाद है बच्चों मृदंग, है ना। जो मृदंग है वो किसे कहते हैं, तो मृदंग देखो, इन वाद्यों में सबसे प्राचीन वाद्य डमरू या ढोल है। कहा जाता है कि त्रिपुरा विजय के उपलक्ष्य में जब महादेव जी ने नृत्य किया था तब अनेक नृत्य के साथ बजाने के लिए ब्रह्मा ने मृदंग का आविष्कार किया था। सर्वप्रथम गणेश जी ने इस वाद्य को बजाया था। मृदंग शब्द का अर्थ मिट्टी का बना हुआ भी होता है, परंतु आजकल इसका खोल काष्ठ द्वारा ही निर्मित होता है। इस वाद्य यंत्र के प्रचार दक्षिण भारत में अधिक है। तो ये आपका मृदंग का चित्र है, इसको आप ऐसे ही नोट कर सकते हो। इसके बाद है आपका घनवाद्य यंत्रों में पहले नंबर का है मजीरा। 2 छोटी गोल मिश्रित धातु को पट्टियों, इनका मध्य भाग प्याली के आकार का होता है। इनके मध्य में डोरी निकालकर तथा उस पर कपड़ा बांधकर हाथ में पकड़ने योग्य कर लेते हैं। फिर कला शिक्षण क्यों जरूरी है, कला शिक्षण क्यों जरूरी है, इसको हम लिखेंगे। तो कला शिक्षण उसके व्यक्तिगत गुणों का ही नहीं, सामाजिक गुणों का भी संस्कार पैदा करती है। अंततोगत्वा सामाजिक संस्कार परिष्कार होता हमारी संस्कृति का संरक्षण बन जाती है। कला के प्रति सृजनात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने की दृष्टि से सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में सभी स्तरों पर कला शिक्षा का समावेश किया जाता है। शिक्षक प्रशिक्षक के स्तर पर कला शिक्षा के अध्ययन को प्रारंभ करने के पीछे पाठ्यचर्या 2005 के प्रमुख उद्देश्यों रचनात्मकता पर कार्य करने हेतु शिक्षकों को दक्ष करना है। यह उम्मीद की जाती है कि कला शिक्षा के शिक्षण के पूर्व न केवल कला विषय के शिक्षक अपितु समस्त विषयों के शिक्षकों में इस योग्यता का विकास हो जाए कि विषय ज्ञान को जीवन कौशल में परिवर्तित कर सके। फिर कला शिक्षा के अध्ययन से समाज और संस्कृति को जाने संवारने वाले लोक कलाकारों तथा उनकी कला के प्रति सद्भावना का भाव उत्पन्न कर सकेंगे। कला शिक्षा के अध्ययनरत निम्नलिखित योग्यताओं को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर सकेंगे। तो ये सारे आपको बच्चों नोट कर लेने हैं डायरी पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो वीडियो को, ताकि सबकी डायरी बन जाए कला एवं नाटक एवं कला वाली। तो आपका ये लास्ट पेज रह गया है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति भारतीय संस्कृति पारंपरिक कलाओं के प्रति अभिरुचि जागृत करना, पारंपरिक कलाओं एवं शैलियों के संरक्षण हेतु दायित्वबोध कराना, सौंदर्य चेतन जागृत करना, लोक कला एवं कलाकारों के प्रति अनुराग उत्पन्न करना, नवीन एवं साधनों तकनीकी द्वारा सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, बालकों में वातावरणीय सौंदर्य को अनुभूत कर पहचानने की क्षमता विकसित करना, कलात्मक संबंधों को दैनिक जीवन में भी बनाए रखना, बालकों को सर्वांगीण विकास के अवसर प्राप्त करना। तो ये है बच्चों, देखो आपकी डायरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, एक बार आप देख लो लिखने के लिए ध्यान से।
ये सारी आपकी डायरी है, ये सारे पॉइंट हैं। ये संगीत की विशेषताएं आराम से नोट कर लेना। संगीत के प्रकार, ये शास्त्रीय संगीत, भाव संगीत है। फिर ये चित्रपट संगीत है। इसके बाद लोकगीत और भजन गीत है। इसके बाद संगीत के रूप क्रियात्मक रूप है। इसके बाद शास्त्र पक्ष है ये। इसके बाद ये है उत्तरी संगीत, दक्षिणी संगीत। फिर संगीतिक वाद्य यंत्र आ जाते हैं यहाँ से आगे। तो ये वाद्य यंत्र है, ठीक है, ढोलक, तबला, मंजीरा वगैरह। ये देखो नगाड़ा। इनको आराम से आप बैठ के लिख सकते हो बच्चों। और जो डायरी आपकी रह गई है कमेंट करके बता दें। कोई लेसन प्लान किसी पार्ट का नहीं आ रहा हो तो वो भी पूछ लें कमेंट करके। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जो चैनल पे नए हैं वो कोई भी किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो, वो कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का पूछ सकते हैं। और किसी भी क्लास के बच्चे, बीएड तक के सारे बच्चे कुछ भी पूछ सकते हैं। किसी को किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो तो ये हो गया आपकी ये नाटक एवं कला वाली डायरी कंप्लीट, ठीक है। अगली आपको कौन सी डायरी बनवानी है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।